अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम लोग न्यूक्लियर फिज़िक्स कोर्स में यूनिट नंबर 3 न्यूक्लियर पार्टिकल एक्सेलरेटर के साथ एसोसिएटेड सॉल्व्ड एग्जांपल या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो प्रीवियस प्रॉब्लम्स में ऐसा था कि हमने जो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है वो प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल लिया, उसको हमने एक पार्टिकुलर एक्सेलरेटर में एक्सेलरेट किया, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसाइडल एसी सोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जा रही थी, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हमें दिया गया था, एनर्जी फाइंड करने का कहा गया। यहाँ जो बोर्ड पे प्रॉब्लम है ये उसके अपोजिट है। एक तो यहाँ पर जो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है और इसमें उसने एनर्जी दे दी है कि ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक पार्टिकुलर एक्सेलरेटर में बीटाट्रॉन ले लें या इलेक्ट्रॉन माइक्रोट्रॉन ले लें, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर ले लें, उसमें गेन करता है तो ये कितनी स्पीड गेन कर लेगा। एनर्जी दी हुई है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। जिस तरह प्रीवियस हमने कहा था कि हमारा अल्फ़ा पार्टिकल या प्रोटॉन जब पार्टिकल एक्सेलरेटर में स्पीड गेन करता है तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो है 80% स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल बन जाती है, 90% या 95% बन जाती है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट स्टडी होते हैं, यानी पार्टिकल का मास इंक्रीज़ हो जाता है, टाइम इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी लेंथ कम हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम में क्या कुछ है तो लेट्स सी, इसकी स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ कि an electron is moving with kinetic energy of 1.02 million electron volt when it is deflected into a circular orbit of radius 30 centimeter by uniform magnetic field applied in normal direction. Find first option velocity of electron, second option magnitude of flux density B, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड करनी है। पहले केस में वेलोसिटी फाइंड करनी है, दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड करनी है। तो प्रॉब्लम क्या डिमांड कर रहा है इसको ज़रा गौर से दोबारा समझें। हमारे पास पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है और वो कितनी एनर्जी गेन कर लेता है 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन ने ये एनर्जी गेन कर ली? क्योंकि हम ये जानते हैं, याद रख लो, The rest mass energy of electron is 0.51 million electron volt, कि जब इलेक्ट्रॉन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोलम्बिक फोर्स which is provided by nucleus Coulombic force, which is provided necessary centripetal force to electron and compel it to move in a circular orbit. तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है वो 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्रिस्टल क्लियर एविडेंस यहाँ से मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया, उसने स्पीड गेन की, तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इंक्रीज़ होकर कहाँ पहुँच गई 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो ये कहता है कि ये एनर्जी गेन करने के लिए हमने क्या किया, एक तो सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की नॉर्मल डायरेक्शन में, और ये अंडरस्टूड होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो वो पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होती है ताकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे और वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करे। तो जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस ऑर्बिट का रेडियस कितना है 0.3 मीटर, 30 सेंटीमीटर से मरा दिया है 30 डिवाइडेड बाई 100 0.3 मीटर, इतना बड़ा रेडियस बनाता है वो। तो वो पूछ ये रहा है, डिमांड ये कर रहा है कि इस एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी और जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है नॉर्मल डायरेक्शन में उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, कैपिटल बी। ये दो बातें डिमांड कर रहा है। तो स्पीड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, हमें आंसर तकरीबन इस तरह मिलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड 90% स्पीड ऑफ लाइट, 91%, 92, 94, 95%, कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आएगी क्योंकि इस वैल्यू पे इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन करता है। तो आप इसका डेटा लिखते हैं। ये सारा मदाह मैंने बयान कर दिया कि ये बेसिकली एक पूरा सेपरेट प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरा एक टॉपिक है, इसको अंडरस्टैंड करना है। तो मास और चार्ज आपको इल्म होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m0 9.11 10 पर -31 kg, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 पर -19 कूलम, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इज 30 सेंटीमीटर विच इज़ 0.3 मीटर। और जो दो फैक्टर फाइंड करने हैं फर्स्ट पार्ट में, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v
और सेकंड में मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, ये हमारी मंजिल है। अब इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रेस्ट मास एनर्जी चाहिए। अगर डायरेक्ट इल्म है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप फ़ौरन रेस्ट मास एनर्जी आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन को यूज़ कर लें, E0 इज इक्वल टू m0c²। तो m0 9.11 10⁻³ kg, c², 3 × 10⁸ का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16, ये ब्रैकेट टर्म आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 81.99 10⁻15 जूल। क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हमें जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए इस नंबर को 1.6 10⁻19 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर आता है 0.51 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10⁻6 क्या है, मिलियन, जिसको क्लासिकली मेगा भी कहते हैं। तो ये आ जाएगा 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज रेस्ट मास एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। याद रख लें, इसको आप रटा लगा लें, ये इल्म होना चाहिए जो है ना, ये आपको उसी तरह इल्म होना चाहिए जिस तरह इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज इल्म है, प्रोटॉन का चार्ज मास इल्म है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी। अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने जो काइनेटिक एनर्जी गेन की है 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके पास अपनी थी 0.51, एक्सेलरेटर की वजह से उसने गेन की 1.02, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, तो हम लिखेंगे दी टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस मूविंग काइनेटिक एनर्जी। ये हमेशा इन दो चीज़ों का सम होगी। कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल हो, प्रोटॉन हो या अदर पार्टिकल हो, जब आप एक्सेलरेट करें तो उसकी टोटल एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी और मूविंग काइनेटिक एनर्जी का सम है। अब हम देखें हम स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल एनर्जी mc²। अब टोटल एनर्जी के साथ जब मैं आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन लिखूंगा तो मैं m0c² नहीं लिखूंगा, mc², क्योंकि जब इसने टोटल एनर्जी गेन कर ली है तो एनर्जी गेन होने की वजह से उसका मूविंग मास प्रॉपर मास से क्या हो गया होगा, इंक्रीज कर चुका होगा। तो यहाँ ख्याल रखना है कि आप कहीं इसको m0 ना लिख दो, तो ये m ट्रीट होगा mc²। अब m और m0 में फ़र्क है, m0 इज़ द प्रॉपर मास और m इज़ द रिलेटिविस्टिक मास। ये m0 से क्या होगा, इंक्रीज आएगा। तो mc² इज इक्वल टू m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब फैक्टर को सॉल्व कैसे करेंगे, राइट साइड पे m0c² को कॉमन ले लें। जब कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में 1 और सेकंड टर्म में ये मौजूद ही नहीं है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी के नीचे डिवाइड हो गया। तो अगर मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वही टर्म ऊपर वाली मुझे मिल जाएगी, क्योंकि m0c² 1 से मल्टीप्लाई होकर ये टर्म बनेगी और काइनेटिक एनर्जी टर्म से मल्टीप्लाई होकर ये डिनोमिनेटर को कैंसिल करेगी। तो ये तरीका होता है कि जब दोनों टर्म में ना हो तो दूसरी टर्म के नीचे डिवीजन में वो फैक्टर चला जाएगा। अब ये जो m0c² है ये राइट साइड पे है, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे mc² डिवाइडेड बाय m0c², तो c² से कैंसिल हो गया। और राइट साइड पे 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी गिवन है कितनी है, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और m0c² रेस्ट मास एनर्जी 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रेशो सॉल्व करें तो हमें आंसर मिलता है 2। तो 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3। तो आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या है, m डिवाइडेड बाय m0। तो m0 को इधर ले आएँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस तरह रिलेटिविस्टिक मास, मूविंग मास वो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ प्रॉपर मास। यानी जब इलेक्ट्रॉन 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है तो उसका मूविंग मास प्रॉपर मास से 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है। दिस इज इंक्रीज इन मास विच इज़ गवर्न बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट दिए थे, तो इंक्रीज इन मास का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बेसिकली मास को यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं ट्रीट करना, बल्कि एलिमेंट्री पार्टिकल का मास उनकी एनर्जी होती है। क्योंकि हम द टोटल एनर्जी कंटेंट्स कंटेन बाय ए बॉडी इज़ कॉल्ड मास। मॉडर्न फिज़िक्स में मास को हम जब डिफाइन करते हैं तो वो क्वांटिटी ऑफ मैटर ट्रीट नहीं होता, ये क्लासिकल डेफिनेशन है, क्लासिकल फिजिक्स में यूज़ होती है। यहाँ क्या यूज़ होगा,
total energy contents contained by a body is called mass, या the condensed form of energy is called mass। इसलिए हम कहते हैं एनर्जी बढ़ गई है तो उसका मूविंग मास भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये आपके आंखों के सामने ये प्रूव हो गया है। अब हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइंस्टाइन का मास रिलेटिविस्टिक रिलेशन यूज करेंगे, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट। तो m की जगह 3m नॉट, ये वैल्यू इधर डाल दें इक्वेशन 3 में, तो आप देखें कि हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर देखें राइट साइड पे m की जगह 3m नॉट, राइट साइड पे m नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट, m नॉट से कैंसिल हो गया, तो 3 राइट साइड पे 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, राइट साइड का डिनोमिनेटर वाला फैक्टर इधर ले आए 3 के साथ, और 3 को उस तरफ ले जाएं तो ये 1 के नीचे डिवाइड हो गया और ये फैक्टर इस तरफ आ गया। तो अब स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड पे रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ये टर्म, और राइट साइड पे 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब मुझे v चाहिए, v कैलकुलेट करना है, तो वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये जो माइनस टर्म है इसको राइट साइड ले जाएं प्लस हो जाएगी, और 1 ओवर 9 को लेफ्ट साइड ले आएं ये माइनस हो जाएगी, शफलिंग कर ली। तो इस तरह 1 माइनस 1 ओवर 9 और ये माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ये राइट साइड चला गया, प्लस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 ओवर 9 इसका एलसीएम लें तो ये हमारे पास टर्म बनती है 9 इंटू 1 9, 9 माइनस 1 8 बाई 9, तो वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, फिर स्क्वायर टर्म v और c के ऊपर स्क्वायर टर्म कैंसिल करनी है, स्क्वायर रूट ले लें, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, राइट साइड से स्क्वायर कैंसिल हुए v ओवर c, और 8 ओवर 9 का रूट, ये फैक्टर सॉल्व करें तो हमारे पास बन जाता है 0.943 इक्वल टू v बाई सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये डिनोमिनेटर वाला c इधर आ जाएगा, तो v क्या बन गया 0.943 c, तो 0.94 c क्या मुराद है 94% स्पीड ऑफ लाइट। तो देखिए यही प्रूव हो गया ना, हमें ये कंडीशन इल्म होती है कि पार्टिकल की स्पीड 94% स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, उसका मास कितना इंक्रीज होगा, वो कितनी एनर्जी गेन करेगा, ये चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ उसने रिवर्स दिया है, यहाँ उसने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी दे दी है, तो हमने पहले मास बता दिया, 3 टाइम मास इंक्रीज हो गया, और अब हम बता रहे हैं कि वो स्पीड कितनी गेन कर लेगा 94% स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा। तो दिस इज द बेसिक कंडीशन ऑफ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो है, और इसी को रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं, कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज़ मूविंग विद कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये आपके सामने आ गया है। तो 94% ऑफ सी, अब इसकी वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं तो सी की वैल्यू डाल दें 3 इंटू 10 पावर 8, बैक साइड पे 0.943, तो सारा फैक्टर सॉल्व करें तो स्पीड कितनी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की 2.82 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखें लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो इलेक्ट्रॉन उसके करीब पहुंच गया है 2.82, 10 पावर 8 फैक्टर वही है, तो ऑलमोस्ट करीब पहुंच गया है ना। लेकिन कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल याद रख लो वो लाइट के इक्वल मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मटेरियल पार्टिकल है। अगर इक्वल मूव कर गया तो देन इट बिकम एनर्जी पार्टिकल, और अगर एनर्जी पार्टिकल बन जाता है तो फिर उस पे ऊपर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स अप्लाई नहीं होगी। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के लिए कंडीशन है कि पार्टिकल मटेरियल नेचर का हो। तो सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है और उसका रेडियस है 0.3 मीटर। तो उसने कहा है कि जो नॉर्मल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई थी उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो ये बहुत सिंपल है कि जब नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट पे आप लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स की जगह क्यू वी बी, तो क्यू क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो ई से रिप्लेस कर दें, ई वी बी एम नॉट वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ एक और समझने वाला नुकता है, जब आप ये रिलेशन यूज़ करेंगे तो कहीं आप इधर एम वी स्क्वायर ना लिख दो, प्रॉपर मास नहीं लिखना है ना, प्रॉपर मास लिखना है, मूविंग मास नहीं लिखना है। जो मास इंक्रीज हुआ है 3 टाइम वो वैल्यू नहीं डालनी है। हमने नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसके प्रॉपर मास का रिलेशन यूज होगा, एम नॉट वी स्क्वायर ओवर आर, वी वी से कैंसिल,
तो ई बी एम नॉट वी बाई आर, तो यहाँ से बी निकाल लें, ई डिवाइड हो जाएगा, तो एम नॉट वी डिवाइडेड बाई ई आर, वैल्यूज़ डालें, एम नॉट 9.11 10 पर -31, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो ऊपर कैलकुलेट की है 2.89 इंटू 10 पावर 8, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 पर -19, और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन 0.3, सारा फैक्टर सॉल्व करें 53.6 इंटू 10 पर -4 वेबर पर स्क्वायर मीटर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है, वेबर पर स्क्वायर मीटर। तो इस तरह ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नीट्यूड 0.00536 वेबर पर स्क्वायर मीटर। तो इस तरह हमने एक पार्टिकुलर एक्सेलरेटर को यूटिलाइज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी इंक्रीज़ की, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ की, और उसका मूविंग मास भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, और साथ में हमने मैग्नेटिक फील्ड का सहारा लिया, वो रिज़ल्ट भी आपके सामने आ गया है। सम टाइम मैग्नेटिक फील्ड दे देगा और आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट का रेडियस कितना है, तो यही रिलेशन यूज़ होगा, रेडियस फाइंड कर लोगे जो है। तो ये इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो बाकी इंशाल्लाह आप लोग खुद से भी कर लोगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट